स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की एक नए अध्याय के बारे में। हिंदी का एक ऐसा अध्याय जिसके बिना शायद हिंदी संभव ना हो। और अगर आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आप किसी परीक्षा में बैठना है, तो यह आप पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि यह एक ऐसा अध्याय है कि इस अध्याय से प्रश्न जरूर आता है। इस अध्याय से प्रश्न आए बिना वह प्रश्न पत्र पूर्ण नहीं हो पाता है जिस भी प्रश्न पत्र में आपसे हिंदी पूछी जाएगी। अगर बात आएगी कि अगर प्रश्न पत्र में हिंदी विषय से संबंधित अगर सवाल पूछे जाने हैं आपसे, तो तत्सम तद्भव एक ऐसा विषय है जहां से आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न रखा मिलेगा। अब मैं इतने दावे के साथ इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि नहीं, तत्सम तद्भव से सवाल जरूर आएगा, कोई ना कोई एक प्रश्न या तो आपसे तत्सम दे देंगे और पूछेंगे इसका तद्भव क्या है, या फिर आपको वो तद्भव देकर पूछेंगे कि इसका तत्सम क्या है। इसी तरह से इसमें सवाल आता है, इसी तरह से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछने की सबसे ज़्यादा उम्मीद इसलिए भी रहती है क्योंकि इस अध्याय में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं। तत्सम और तद्भव के लिए कोई भी स्पष्ट नियम नहीं है इनके द्वारा आप यह समझ सकें कि हम किन शब्दों को तत्सम कहेंगे और किन शब्दों को तद्भव कहेंगे। इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है, और वो जो परिभाषा है वह इसका शाब्दिक अर्थ ही है। अर्थात जो तत्सम जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वही इसकी परिभाषा है। इसके अलावा इस तत्सम और तद्भव का कोई भी नियम हिंदी में नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा आप इस बात में कंठस्थ हो सकें कि कौन सा शब्द तत्सम का होगा और कौन सा शब्द तद्भव का होगा। हाँ, पर अगर आपने अच्छा अभ्यास किया है, ढेर सारी आपने एक्सरसाइज लगाई हैं, तो यह बहुत ज़्यादा संभव हो जाता है कि आप पहचान कर लेंगे कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम का होगा और कौन सा शब्द तद्भव का होगा। क्योंकि शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है हिंदी में, और शब्द इतने ज़्यादा हैं कि आप एक एक शब्द को याद नहीं रख सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम का होगा और कौन सा तद्भव का होगा। इसलिए जो इसका शाब्दिक अर्थ है लगभग वही इसकी परिभाषा है और वही इसको पहचानने के तरीके हैं। शाब्दिक परिभाषा क्या है तत्सम की, होता क्या है तत्सम। तो तत्सम की अगर हम शाब्दिक परिभाषा की बात करें, उससे पहले मैं ये बात करूँगा आपसे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तत्सम और तद्भव तो शब्दों का एक प्रकार है, और कितने प्रकार के शब्द होते हैं और वह शब्द कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनकी रचना होती है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो शब्दों का जो हम वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण के अंतर्गत जो सबसे पहला वर्गीकरण होगा वह होगा आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर का मतलब कि शब्दों की जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर हम पहला इसका वर्गीकरण करेंगे। तो कौन कौन से भेद आते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के बाद, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो भेद आता है वह आता है हमारा तत्सम शब्द। अर्थात कि वह शब्द जो संस्कृत से मूल रूप से संस्कृत के हैं और उनको हम कहेंगे तत्सम शब्द। इसके बाद आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हम किन्हें कहेंगे, यह मैं केवल एक मोटी मोटी आपको परिभाषा बता रहा हूँ कि किस प्रकार के शब्दों को तत्सम कहा जाता है और किस प्रकार के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। अगर हम बात करें तत्सम शब्दों की, तो वह शब्द जो संस्कृत से सीधे आए, जैसे कि आप देख सकते हैं तत्सम। तत्सम को अगर हम दो भागों में बांटें तो तद और सम, अर्थात उसके समान। उसके अर्थात किसके समान, तो उसके समान जहाँ से हिंदी भाषा ने जन्म लिया है। हिंदी भाषा ने जन्म कहाँ से लिया है, मुझे और आप सभी को यह बात बहुत आसानी से पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है यह संस्कृत भाषा के द्वारा जन्मी हुई है। अर्थात कि इसकी अगर माता की बात करें कि हिंदी भाषा की माँ कौन है, तो हम कहेंगे कि संस्कृत को हम हिंदी भाषा की माँ का दर्जा दे सकते हैं। अब तत्सम शब्दों की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तत्सम का, वह होता है कि तत्सम, अर्थात कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी कि वह शब्द जो संस्कृत से
सीधे सीधे हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। पर ऐसे शब्द जिनको कि रूप उनका बिगड़ गया हिंदी में आने के बाद, उनको हम मुख सुख के लिए उनका हम किसी और तरह से उच्चारण करने लगे, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। अभी भी आपको अगर नहीं समझ आया तो एक उदाहरण देता हूँ आपको, उसके द्वारा आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि किसको आप तत्सम शब्द कहेंगे और किसको आप कहेंगे तद्भव शब्द। एक शब्द है, कौन सा शब्द है? वह शब्द है उच्च। आप सभी ने शब्द को सुना होगा। इसका हम जब तद्भव में जब इस्तेमाल करते हैं, उच्च ये हमारा संस्कृत का शब्द है और ये तत्सम शब्द है। इसका हम जब तद्भव में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसका जब बिगड़ा हुआ रूप जिसको हम बोलते हैं, वह है हमारा ऊंचा। जो ऊंचा बोलते हैं यह इसका बिगड़ा हुआ रूप है, और इसका जो सही रूप है वह है हमारा तत्सम। इसके बाद एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अंधकार। एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द है अंधकार। यह शब्द है, अब अंधकार जो शब्द है यह तत्सम का शब्द है, और इसका बाद में रूप बिगड़ कर हो गया अंधेरा। एक और शब्द क्षेत्र। अब क्षेत्र शब्द आप बोलिए तो आप पाएंगे कि आपके मुख पर बहुत जोर पड़ रहा है, आपकी जीभ को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और आपकी कंठ से जो वायु निकल रही है उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष उसको करना पड़ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं आराम। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कोई काम जितना आराम से हो जाए उतना बेहतर है। उसी प्रकार वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है तत्सम और तद्भव में। क्षेत्र शब्द हम बोलते थे, तो क्षेत्र शब्द बोलने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ज़बान पर ताकत आती थी, हमारे जीभ पर जोर पड़ता था, ज़बान हमारी को अधिक संघर्ष करना पड़ता था। तो हमने मुख सुख के लिए इस क्षेत्र को बदलकर खेत कर दिया, और यह जो खेत हुआ है यह एक रात में नहीं हुआ है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और यह धीरे धीरे अनवरत चलता रहा, और उसके बाद जो क्षेत्र शब्द था उसका बदलकर खेत रूप में उसका उच्चारण होने लगा। उसी प्रकार से जो अंधकार शब्द था, अंधकार एक बड़ा शब्द था, हम लोग चाहते हैं कि सब छोटा कर दिया जाए उसको, तो अंधकार से हमने कर दिया अंधेरा, और उसी प्रकार उच्च से कर दिया हमने ऊंचा। यह कुछ मुख्य उदाहरण अभी आपको दे रहा हूँ, केवल आपको परिभाषा समझाने के लिए। आगे एक बड़ी मात्रा में तत्सम शब्दों का हम अध्ययन करेंगे, जिनको किस प्रकार से तत्सम थे और वो तद्भव हो गए, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हमने बात की तो हमने देखा कि तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द किन्हें कहेंगे? जब आपसे बात की जाए कि देशज शब्द किसको कहेंगे, तो देशज शब्द हम उन्हें कहेंगे जो शब्द नहीं किसी भाषा से आए, ना तो वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ना फारसी भाषा से आए हैं, और ना ही वो किसी और भाषा से आए हैं। यह शब्द हमारे अपने बनाए हुए हैं, अर्थात कि हमने खुद इन शब्दों की रचना की है। अब आप कहेंगे सर किस सब प्रकार के शब्द होते हैं ये, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी हमने खुद ही रचना की है? तो इन शब्दों को जैसे आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह शब्द हैं कि जिनका कि आप ही ने निर्माण किया है, हम लोगों ने ही इनका निर्माण किया है। उदाहरण देता हूँ आपको कुछ, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है कोई ठकाठक। हम लोग बोलते हैं ना कि ठकाठक, या झमाझम बारिश हो रही है। अब ये जो झमाझम शब्द है, जो झमाझम शब्द है, आपसे पूछा जाए कि ये झमाझम शब्द किस भाषा से आया हुआ है, तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि यह झमाझम शब्द किस भाषा से आया है। क्या यह फारसी भाषा से आया है? मेरा जवाब होगा नहीं। फिर अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या यह अरबी भाषा से आया है, मेरा जवाब होगा नहीं। क्या यह संस्कृत भाषा का शब्द है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यह शब्द क्या होता है कि ध्वनि के आधार पर इन शब्दों का निर्माण हुआ है, धीरे धीरे कर अपने आप ही ये शब्द ध्वनि के आधार पर निर्मित हुए हैं। तो
इन शब्दों को हम कहेंगे जो शब्द हमने खुद ही बनाए, वो किसी और भाषा से हमारे भाषा में नहीं आए, तो उन्हें हम कहेंगे देश शब्द। जैसे खटाखट, खटखटाना, जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो खटखटाना है यह हमारा देश शब्द है। फटाफट, झमाझम, अंधाधुंध, पता ना कि अंधाधुंध फायरिंग की गई, अंधाधुंध। खटिया, लोटा, ये शब्द हैं कुछ जो कि आप इनको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यह सब देशज हैं, किसी और भाषा से नहीं आए बल्कि ध्वनि के आधार पर निर्मित हुए हैं। बात आती है विदेशी शब्द की। देशज के बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है हमारी विदेशी शब्द की। और विदेशी शब्द का अर्थ हुआ कि वह शब्द जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में समाहित हो गए। अन्य भाषाओं से मतलब कि किन भाषाओं से? तो जब हम बात करते हैं कि अन्य भाषाओं का अर्थ है विदेशी शब्द। विदेशी का अर्थ है कि जो शब्द हम अन्य भाषाओं अर्थात अंग्रेजी भाषा से, तुर्की भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी भाषा से या और भी हमारे देश से बाहर की किसी भाषा के द्वारा वो शब्द अगर हमारी भाषा में शामिल हो गए, हम उन्हें कहेंगे विदेशी शब्द। एक सवाल बन सकता है आपका कि सर शामिल हो कैसे गए? ये जो शब्द हैं विदेशी भाषा के हमारी भाषा में शामिल हो कैसे गए? तो कुछ इतिहास के बारे में हम सभी ने पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ और उसके बाद तराइन के दूसरा युद्ध जो 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई, उसके बाद से एक सल्तनत की नींव पड़ी भारत में और पूरी तरह से जो बाहरी लोग थे उन्होंने भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया। अब जब जो बाहरी लोग थे, ये लोग बाहर से भारत पर सिर्फ आक्रमण करने आए थे, भारत को लूटने आए थे, पर जहाँ यहाँ पर रहे तो फिर ये कुछ समय बाद इन्होंने यहाँ पर अपना रहना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना निवास शुरू कर दिया। यह जो बाहर से एक मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो यह केवल एक व्यक्ति अकेला अपने साथ नहीं आया था, बल्कि एक बड़ी सेना अपने साथ लेकर आया था। बड़ी सेना का लेकर आया था, इसका अर्थ है कि एक बहुत बड़ी संस्कृति अपने साथ लेकर आया था, अपने यहाँ की संस्कृति। क्योंकि वो लोग जिस तरह से खाते पीते थे अपने यहाँ पर, उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भी अपना भोजन प्रारंभ किया। जो भाषा वो वहाँ बोलते थे लगभग वही भाषा उनके साथ यहाँ भी आई। जो संस्कृति उनकी वहाँ की थी, जो कल्चर उनका वहाँ का था, वही कल्चर वहाँ से ट्रांसफर होकर भारत में भी आया उन लोगों के साथ। तो जब उनकी भाषा यहाँ पर प्रयुक्त हुई तो कुछ लोग तो उनके थे और कुछ लोग हमारे भी थे, और इस तरह से दोनों लोगों की भाषाओं में कुछ शब्द एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, किसी और भाषा के शब्द किसी और भाषा में समाहित होते रहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो थम नहीं सकती। जब भी दो संस्कृतियों का मेल होगा तो दो भाषाओं का भी मेल होगा, और अगर दो भाषाओं का मेल होगा तो भाषा के शब्दों में कभी आदान प्रदान होगा। कुछ शब्द इस भाषा से उस भाषा में जाएंगे और कुछ शब्द उस भाषा से इस भाषा में भी आएंगे। उसी प्रकार से विदेशी शब्द हमारी हिंदी की जो शब्दकोश है उसमें समाहित हुए। क्योंकि पूरा मध्यकाल में जो भी शासन से संबंधित कार्य होते थे वह सारे फारसी भाषा में होते थे, तो फारसी के शब्दों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। उर्दू के प्रचलन का शब्द बहुत तेज़ी से बढ़ गया और धीरे धीरे उनमें से कुछ शब्द ऐसे थे तो हिंदी में रूढ़ हो गए, अर्थात वो हिंदी के ही होकर रह गए। उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी कुछ शब्द थे, जैसे डॉक्टर है, ऑफिस है, इस तरह के शब्द हमारी भाषा में रूढ़ हो गए। तो इन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द, जो और भाषाओं से हमारी भाषा में आए। कुछ प्रमुख विदेशी भाषाएं हैं और उनके कुछ प्रमुख शब्द हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि विदेशी शब्द। पहले मैं ये जो देशी शब्द है इनको हटा दूँ ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए, उसके बाद मैं विदेशी शब्द के बारे में आपसे विस्तार से बात कर सकूं कि किन किन भाषाओं के शब्द भारतीय भाषा में समाहित हुए और किस प्रकार से उनका एक असर इन भाषाओं पर, हमारी जो यहाँ की भाषाएं थी उन पर हुआ। तो विदेशी शब्द में सबसे पहले हम बात करेंगे
फारसी भाषा की विदेशी में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वही करेंगे फारसी भाषा की, अर्थात कि फारसी भाषा के द्वारा जो भी शब्द हमारी में शामिल हो गए उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी भाषाओं से हमारे यहाँ शब्द आए? फारसी भाषा, अरबी भाषा, अरबी भाषा के बाद आता है हमारा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा के बाद तुर्की भाषा। ये जो तीन है प्रारंभ के, इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में शब्द आए क्योंकि इन लोगों ने भारत पर काफ़ी अधिक समय तक शासन किया। उसके अलावा तुर्की भाषा से भी कुछ शब्द हमारी हिंदी के शब्दकोश में शामिल हुए, कुछ शब्द पश्तो से भी शामिल हुए और कुछ शब्द पुर्तगाली भाषा से भी हमारे में शामिल हुए। इन सभी भाषाओं के मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बता देता हूँ कि किस भाषा से कौन सा शब्द हमारी भारतीय भाषा में शामिल हुआ। अगर बात करें फारसी की तो एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, बहुत ही प्रचलित शब्द है आतिशबाजी। हम सभी लोग दिवाली पर आतिशबाजी करते हैं और पटाखे चलाते हैं। उन्हीं में पटाखों का ही दूसरा शब्द है आतिशबाजी। जो पटाखे चलाने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं आतिशबाजी। तो यह जो आतिशबाजी शब्द है, यह आतिशबाजी शब्द आया है फारसी भाषा से। इसके अलावा आराम शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है। आमदनी, आफत, इस तरह के कई सारे शब्द हैं जिनको हम अब हिंदी का ही शब्द समझते हैं, पर वास्तव में वह मूल रूप से हिंदी का शब्द नहीं है, जबकि वह किसी और भाषा का शब्द है जिसने कि हिंदी में जिन शब्दों को हिंदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। जिंदगी बोलते हैं हम लोग। तो यह कुछ प्रमुख शब्द हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह शब्द हिंदी के ही हैं, परंतु असल बात यह है कि यह शब्द हिंदी के ना होकर यह शब्द फारसी भाषा के हैं, जो कि हमारी हिंदी में समाहित हो गए हैं और अब यह हिंदी के ही होकर रह गए हैं और अब हमें इन शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत ही करते हैं। विदेशी शब्द के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। अगला जो भाषा है वह है अरबी। और अरबी भाषा से किस प्रकार के शब्द हमारी भारत में आए, हमारी हिंदी शब्दकोश में समाहित हुए, उसके कुछ उदाहरण जैसे कि अदालत। आज हम लोग अदालत शब्द बहुत सुनते हैं और अदालत शब्द शायद ही, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वह इस बात को मानेगा कि यह शब्द हमारी हिंदी का है ही नहीं, ना संस्कृत का है ना हमारी हिंदी का है, अर्थात हमारा नहीं है, ये किसी और भाषा का है। यह अरबी भाषा का शब्द है अदालत। इसके अलावा इज्जत शब्द है, नुक्ता लगाकर इसको लिखते हैं इज्जत को। उसके बाद इलाज, मुहावरा, ये कुछ शब्द हमारे अरबी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अंग्रेजी की, आप ये कई सारे ऐसे शब्द हैं जो आप भी, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने रोज की भाषा में और हिंदी के साथ में इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं आप। पेंशन, ऑफिस, डॉक्टर, यह ऐसे शब्द हैं जिनको कि आप हिंदी में का ही समझ के इस्तेमाल करते हैं, पर असल में ये शब्द अंग्रेजी के हैं और यह हिंदी में आकर हिंदी में समाहित हो गए हैं। साइकिल एक शब्द है अंग्रेजी का। स्कूटर, बैटरी और जैम हम लोग जो ब्रेड में लगाकर खाते हैं, जैम। कोट जो हम लोग अक्सर शादी के मौके पर पहनते हैं। कैंसर, ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जिनको हम लोग हिंदी में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसकी यह जो प्रारंभ के तीन हैं, यहाँ से अधिक मात्रा में शब्द हिंदी में शामिल हुए हैं, जबकि बाद की जो भाषाएं तीन मैंने लिखी हुई हैं, तुर्की, पश्तो और पुर्तगाली, इन भाषाओं से शब्द अपेक्षाकृत
कम शामिल हुए हैं हिंदी में। तुर्की के कुछ शब्द जैसे उर्दू, उर्दू एक तुर्की शब्द है, खुद उर्दू का शब्द नहीं है बल्कि उर्दू एक तुर्की शब्द है। बहादुर, बहादुर शब्द तुर्की का है, याद रखिएगा, हिंदी का नहीं है बहादुर शब्द। कुली, कुली शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कुली शब्द भी तुर्की का है न कि हिंदी का। तो भारत में पहली बार तो कौन लेकर आया? बाबर लेकर आया मुगल कालों में। चेचक, ये कुछ प्रमुख शब्द तुर्की से आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पश्तो शब्द, पश्तो भाषा से। बहुत ही प्रचलित शब्द गुंडा, बहुत ही प्रचलित गुंडा। किस भाषा से आया गुंडा? पश्तो भाषा से। खर्राटा, किस भाषा से आया खर्राटा? पश्तो भाषा से। गड़बड़, हड़बड़ी, ये सारे ही शब्द आए हैं हमारे पश्तो भाषा से। ठीक है, आपको याद रखना है ये सारे शब्द, और आपको याद ऐसे नहीं होंगे, जब आप इनको 2-3-4 बार पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में या इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के उच्चारण वाले शब्द किस भाषा से आए हैं। आपको एक सेंस बन जाएगा, शब्द को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि इस भाषा के शब्द कहाँ से आए हैं, किस भाषा से आए हैं। और पुर्तगाली की जब हम बात करें तो अलमारी, आलपेन, आया, आया जो बच्चों की देखभाल करते हैं, आया, तो ये आया शब्द भी पुर्तगाली से आया है। इसके साथ में एक शब्द है पपीता, पपीता शब्द भी आया है हमारा पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिन भाषाओं से भारत में हमारी हिंदी भाषा में शब्द आए हुए हैं, उनके बारे में आपको मैंने बताया। और जो संकर शब्द है, अगला जो आता है ये संकर शब्द। संकर शब्द का जो एक बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है संकर शब्द की। इसके लिए आपको कहीं भी कुछ दिमाग में लगाना है। संकर शब्द की परिभाषा है कि जहाँ पर कोई शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना हो, कोई शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना हो और वो दोनों ही शब्द किसी एक ही भाषा के ना हो, अर्थात कि एक शब्द किसी और भाषा से हो और दूसरा शब्द किसी और भाषा से। जब इस प्रकार के दो शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो हम उसे कहेंगे संकर शब्द। समझ गए आप किस प्रकार से शब्द बनते हैं संकर शब्द के अंतर्गत? एक शब्द आपको बताता हूँ, आपने बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, छायादार पेड़, छायादार वृक्ष। तो छायादार आपने शब्द का इस्तेमाल काफ़ी बार किया है। तो अब इसमें जो छाया है और जो दार है, इन दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है छायादार। अब जो छाया शब्द है, यह जो छाया शब्द है, यह शब्द है हमारा संस्कृत भाषा का, और जो दार शब्द है यह है हमारा फारसी भाषा का। अर्थात कि एक शब्द किसी और भाषा से, दूसरा शब्द किसी और भाषा से, जबकि दोनों शब्दों ने मिलकर एक नया शब्द बनाया। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे संकर शब्द। एक उदाहरण और आपको देता हूँ इस संकर शब्द का। वह उदाहरण होगा आपका सीलबंद। आपने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि सीलबंद लिफाफा, अर्थात कि लिफाफा सीलबंद होना चाहिए। अब इसमें जो सील है और एक बंद है, दो तरह के इसमें शब्द हैं। तो जो सील शब्द है यह अंग्रेजी में का शब्द है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सील करना। तो सील शब्द अंग्रेजी का है और ये जो बंद शब्द है यह है हमारा फारसी भाषा का। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से कि दो अलग अलग भाषाएं मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रही हैं, और इस प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो सभी आपको एकदम से क्लियर हो गए हैं कि तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं, तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं, देशज शब्द किसको कहते हैं, विदेशी, और उसके बाद संकर शब्द किसे कहते हैं। बात आती है रचना के आधार पर शब्द किस प्रकार के होते हैं।
तो रचना के आधार पर भी शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। एक है रूढ़, उसके बाद है यौगिक, और उसके बाद हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्दों की। किस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं, किस प्रकार के शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द हम किन्हें कहेंगे? जब भी रूढ़ शब्द की बात आए, रूढ़ शब्द से आप एकदम सीधा संतर समझिए कि ऐसा शब्द जिसके खंड ना हो सके। ठीक है, एकदम परिभाषा एकदम साधारण है, कहीं आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। दिमाग पे जितना ज़्यादा जोर देंगे उतनी परेशानी होगी। सीधा शब्द रूढ़, रूढ़ का अर्थ कि जिसके खंड ना हो सकें, या फिर आप इस तरह से बात कह सकते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें। अब मान लीजिए कोई तत्सम शब्द है, तो 2 भागों में बांट दिया, तो उसके 2 खंड हो गए, तो वो शब्द तो कहलाएगा, और उसके दोनों के सार्थक अर्थ भी होते हैं। इसलिए कि ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो सकें, अर्थात जो 2 खंड आपने किए हैं उन दोनों ही, जो भी 2 शब्दों में जब वो शब्द बटा, तो दोनों ही शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ हो। अगर ऐसा होगा तो वह रूढ़ शब्द नहीं होगा। और दोनों ही जो शब्द में आपने बांट दिया अपनी तरफ से, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह हो गए रूढ़ शब्द, उनके कोई सार्थक खंड ना हो सके। या फिर आप इसको मौलिक या यौगिक शब्द भी कह सकते हैं। सॉरी, मौलिक नहीं और यौगिक नहीं, मौलिक या अयौगिक शब्द भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, चावल। अब इसके आप खंड कीजिए, चाव धन ला, इस प्रकार से आपने इसके खंड किए चावल के। अब दोनों ही जो शब्द हैं, क्या इनका कोई सार्थक खंड है? ये इस ला का क्या अर्थ होता है कि इस ला का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो केवल आपने अपने मन से बांट दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक नियम होते हैं प्रॉपर तरीके से, उस नियम से ही शब्दों को तोड़ा जाता है और नियम के द्वारा ही शब्दों को जोड़ा जाता है। तो जो चावल शब्द है, इसके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस शब्द को हम कहेंगे कि यह हमारा है रूढ़ शब्द। इसी के द्वारा एक और शब्द है दिन। दिन, दिन के आप खंड करेंगे, कैसे करेंगे? दी प्लस ना। अब दी का और ना का क्या कोई अर्थ निकल रहा है अपने अपने? नहीं, तो ना दी का कोई अर्थ ना का कोई अर्थ है, बस केवल इसको खंड करने के लिए आपने कर दिया कि 2 भागों में बांट दिया, परंतु इसका कोई सार्थक खंड नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह एक जो शब्द है दिन, यह रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसके अलावा और भी शब्द हैं, घर है, घोड़ा है, इस प्रकार के शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, और उनके कोई भी सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। बात करेंगे इसके बाद यौगिक शब्दों की कि यौगिक शब्द हम कैसे कहेंगे। तो यौगिक शब्दों के अंतर्गत हमारे आते हैं कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, अर्थात कि यौगिक का अर्थ होता है कि मेल से बना हुआ, अर्थात कि 2 शब्दों से मिलकर हम जब कोई शब्द बनता है तो उससे हम कहेंगे यौगिक। जैसे कि सामाजिक, सामाजिक शब्द है एक किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यह समाज, समाज इसका मूल शब्द है, और इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, इकारांत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है समाज शब्द में, उसके द्वारा शब्द का निर्माण हुआ सामाजिक। अर्थात यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज और एक, और उसके द्वारा हम जो नया शब्द बना वो बना सामाजिक। इसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्या धन आलय, अर्थात कि ऐसा स्थान जहाँ पर हम विद्या प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं विद्यालय। तो दोनों ही शब्दों का अपना अपना अलग अर्थ है, और दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। अगली बात आएगी योग रूढ़ की। परिभाषा बताकर चल रहा हूँ आपको, कुछ उदाहरण देकर चल रहा हूँ आपको, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अगली बात आती है योग रूढ़ की। योग रूढ़ का अर्थ होता है कि कोई शब्द मिला तो दो शब्दों से है, तो किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो गया है, किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जैसे कि चक्रपाणी, ये एक शब्द है, ये किसके लिए उपयुक्त होता है? विष्णु जी के लिए हम इस शब्द को उपयोग करते हैं, चक्रपाणी। अब चक्रपाणी जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, चक्र धन पाणी, अर्थात कि चक्र है जिसके हाथ में, पाणी का अर्थ होता है हाथ,
चक्र है जिसके हाथ में, चक्रपाणी अर्थात विष्णु। अब आप देखिए, दो शब्द हैं चक्र और पाणी, पर जो अर्थ निकल रहा है वो किसी तीसरे का अर्थ निकल रहा है, विष्णु। इन दो शब्दों में कहीं नहीं कहा गया है कि विष्णु है, इसमें तो सिंपल कहा गया है चक्र और पाणी, पर अर्थ निकल रहा है तीसरा। इसका मतलब हुआ, यह हुआ चक्रपाणी। दशानन, दशानन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रावण के लिए। पर क्या इस शब्द में कहीं रावण कहा गया है? दशानन में नहीं। इसका तो अर्थ हुआ 10 धन आनन, अर्थात 10 है मुख जिसके, वह हुआ दशानन, तो यह हुआ रावण। अर्थात कि दो अर्थ शब्द मिले पर अर्थ किसी तीसरे का दें और वो उसी में रूढ़ हो, अर्थात दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है, अर्थात फिक्स हो गया है। जब भी आप दशानन कहेंगे तो रावण के अलावा आपके मन में कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि यह शब्द रावण के लिए फिक्स हो गया है। आप कह सकते हैं उसका कॉपीराइट हो गया एक तरह से इस शब्द पर, रावण का। जैसे आप और भी कई शब्द हैं, जैसे चक्रपाणी मैंने आपको बताया, जैसे आपको विषधर हैं, तो विषधर किसे कहेंगे? सांप को भी कहते हैं, और शंकर जी को भी विषधर कहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह कहलाते हैं युगल। अब बात आती है अर्थ के आधार पर, तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। यह अब इस जो अध्याय में कर रहा हूँ तत्सम तद्भव, आप चाहें तो इस अध्याय का नाम बदलकर शब्द भेद भी कर सकते हैं। अर्थात कि क्योंकि मैं आपको लगभग सभी के बारे में बताता चल रहा हूँ, शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं, तो इस अध्याय का नाम है शब्द भेद। उसी के अंतर्गत हम तत्सम तद्भव के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शब्द भेद के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शब्दों के भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। अगली हम बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जब बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है। कुछ नहीं इसमें समझने की बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है, जिसको कि आप बस केवल देख कर ही समझ लेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और इनका अर्थ क्या होता है। एकार्थी, आप इसको विच्छेद कीजिए, एकार्थी का साधारण सी बात है। एक अर्थ, एकार्थी अर्थात ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, उसके अलावा उनका कोई और अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें हम कहेंगे एकार्थी शब्द, ठीक है। एकार्थी शब्द का मतलब कि ऐसे शब्द जिनका कि एक ही अर्थ हो, इसके अलावा उनका कोई और अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें हम कहेंगे एकार्थी शब्द। उदाहरण, गंगा। गंगा शब्द है, बिल्कुल है। क्या गंगा का अर्थ कुछ और भी है? अगर हम कहें गंगा तो आपके मन में क्या आएगा? गंगा नदी। पर क्या इसके अलावा कोई और भी आपके मन में इसके लिए कोई शब्द आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि यह शब्द, इस शब्द का कोई और अर्थ है ही नहीं, तो आपके मन में कोई और शब्द कहाँ से आएगा? पटना, आपसे कहा जाए पटना तो क्या आएगा? पटना का अर्थ कि पटना एक शहर है जो कि बिहार की राजधानी है, तो उसके अलावा पटना का कोई और अर्थ नहीं है। दिल्ली, दिल्ली का क्या अर्थ है? दिल्ली का भी एक ही अर्थ है कि दिल्ली एक शहर है या एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का, ठीक है। तो ये सब होते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं एकार्थी शब्द। बात आती है अनेकार्थी शब्द की। जिस प्रकार से हमने एकार्थी को एक ही बार में समझ लिया था, उसी प्रकार से अनेकार्थी को भी हम एक ही बार में समझ लेंगे। इसके लिए हमें अनेक बार प्रयास करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि अनेकार्थी जो शब्द होगा, अर्थात कि इसका भी हम शब्द को तोड़ लीजिए। शब्द को तोड़ते ही आधा आपका काम हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि क्या कहा गया है। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ, अर्थात कि ऐसे शब्द इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों या उसके कई सारे अर्थ निकलते हों, उससे हम कहेंगे अनेकार्थ, अनेकार्थी, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज जो शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, या फिर छोड़िए पंकज से नहीं, आप इस शब्द को देखिए, हार। हार शब्द, अब ये जो हार शब्द है इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं? एक तो हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक है, और एक हार का अर्थ होता है आपका आभूषण, अर्थात कि हम जो आभूषण इस्तेमाल करते हैं गले में उसको भी हम हार बोलते हैं, और एक हार का अर्थ का होता है पराजय।
तो इसको हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द, जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। तो पराजय या फिर हार का अर्थ हुआ दूसरा आभूषण, आभूषण, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनेकार्थी शब्द का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण एक और उदाहरण आपको देता हूँ, जिससे कि आपको इसमें स्पष्टता आ जाए कि किस प्रकार से अनेकार्थी शब्द होते हैं। बहुत प्रसिद्ध शब्द जिसको हम लोगों ने बचपन से रटते आए हैं कि यमक अलंकार का उदाहरण होता है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जल, बा पाए बोराए। अर्थात कि एक कनक का अर्थ यहाँ पर है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जल, वा पाए बोराए, ठीक है। तो दोनों की अधिकता जो होती है वो परेशान करती है। यानी कि जो एक कनक जिसका अर्थ होता है सोना, अगर आदमी को ज़्यादा सोना मिल जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है, या फिर आदमी अगर धतूरा खा ले तो भी वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से या खाए बोराए जब वह पाए बोराए, इसको खाकर आदमी पागल हो जाता है, उसको पाके पागल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कहना करता है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि अनेकार्थी में ये उदाहरण है। अगली बात आती है समानार्थी के साथ। समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज का जलोज भी है, जलज, सरोज, जैसे कि इनको मिटा देता हूँ मैं जो आपने अध्ययन कर लिया है, और अगर आपको इसको दोबारा देखना हो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर आप इनके बारे में भी आराम से जान सकते हैं। हम जो बात करेंगे आगे जिसकी वह है समानार्थी शब्द, अर्थात कि पर्यायवाची की तरह कह सकते हैं। मान लीजिए कमल, मान लीजिए कि हम बात करेंगे कमल की, यह एक है समानार्थी शब्द। इसके कौन कौन से समानार्थी के शब्द निकल रहे हैं देखिए। पंकज अर्थात पंख धंजा, पंख धंजा, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जा का अर्थ होता है जन्म लेना, अर्थात कि जो कीचड़ में जन्म ले उसे हम कहेंगे पंकज या कमल। किसी का पंकज नाम हो तो कृपया बुरा ना माने, मैं केवल एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि पंकज का अर्थ क्या होता है। दूसरा अर्थ है इसका कमल का सरोज, सरो का अर्थ होता है सरोवर अर्थात तालाब, और जा का अर्थ होता है जन्म। तो सरोवर धन जन्म अर्थात तालाब धन जन्म, अर्थात कि तालाब में जिसका जन्म होता है उसे हम कहते हैं सरोज, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको कि समानार्थी जो शब्द होते हैं उनका किस प्रकार से हम उनको पहचान सकते हैं। एक और है नव। अब नव के जो समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, गगन, अंबर, ये सभी हम लोग पर्यायवाची पढ़े हुए हैं, इसमें कुछ आपको नहीं समझना है, एकदम साधारण सी बात है, आपको सुनना और आपको बातें क्लियर होती जाएंगी, कुछ भी आपको अतिरिक्त दिमाग इसमें नहीं लगाना है। उसी प्रकार से विपरीतार्थी, इसको भी शब्द को तोड़िए। विपरीत अर्थ, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात कि जो उल्टा अर्थ दे, अर्थात कि जो भी शब्द है उससे जो भी उल्टा अर्थ देगा उसको हम कहेंगे विपरीतार्थी शब्द। जैसे कि ये जो, इसको भी मिटा देता हूँ, विपरीतार्थी का अर्थ हुआ कि जो शब्द से उल्टा अर्थ दे। जय, जय का विपरीतार्थी क्या होगा, पराजय। जय माने जीतना और पराजय माने हारना। सच, सच का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, झूठ। कुछ भी इसमें आपको नहीं समझना है। एक आर्थिक अर्थ जिसका केवल एक ही अर्थ हो, कोई और अर्थ उसके नहीं निकलते हों। अनेक आर्थिक अर्थ जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। समान आर्थिक अर्थ जिसके समान अर्थ निकलते होता है पर्यायवाची की तरह, और भी विपरीत आर्थिक अर्थ विलोम की तरह, अर्थात कि इसका अर्थ जो है विलोम के आधार पर हो। इसके बाद आती है बात हमारी प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम किस प्रकार से समझेंगे कि प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी।
तो विकारी और अविकारी के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि विकारी शब्द हम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के अनुसार बदल जाएं। संज्ञा के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और सिर्फ संज्ञा के हिसाब से नहीं, संज्ञा के हिसाब से या सर्वनाम के हिसाब से या क्रिया के हिसाब से या विशेषण के हिसाब से, चारों में से किसी भी तरह से अगर किसी भी शब्द में बदलाव आता है तो हम उसे कहेंगे विकारी शब्द। अब आप कहेंगे सर विकारी शब्द किस प्रकार के हो सकते हैं? तो विकारी शब्द मैंने आपको बता दिया कि जिसमें इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है। उदाहरण देता हूँ, लड़का, ये मैं विकारी शब्द में संज्ञा में किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो संज्ञा है लड़का, अब शब्द एक ही है पर इस शब्द में देखिए शब्द में परिवर्तन हो गया। लड़की पढ़ रही है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है और यहाँ पर लड़की पढ़ रही है। अब यहाँ पर जो ये शब्द था रहा है रही है, तो ये देखिए इसमें बदल गया। जैसे अभी लड़का था तो यह जो था यहाँ पर रहा इस्तेमाल कर रहे थे, पर जहाँ पर जैसे ही संज्ञा बदली, संज्ञा में लड़का की जगह जैसे ही लड़की इस्तेमाल हुआ, वैसे ही जो वाक्य था वो भी संज्ञा के अनुसार बदल गया, अर्थात जो बाकी के आने वाले शब्द थे वो भी बदल गए। यहाँ पर रहा है की जगह हमने इस्तेमाल किया रही है, अर्थात कि इसमें विकार उत्पन्न हो गया, अर्थात कि विकृत हो गया शब्द, इसमें बदलाव आ गया, इससे हम कहेंगे विकारी शब्द। ठीक है, तो लड़का पढ़ रहा है, संज्ञा हमने बदल कर अगर लड़की कर दी तो आज हो जाएगा कि लड़की पढ़ रही है, अर्थात कि ये वो हमारे विकारी शब्द। अगला बात आती है हमारे सर्वनाम के आधार पर। सर्वनाम के आधार पर बात करें तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सर्वनाम है, या यहाँ पर आप कर लीजिए कि तुम जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या सर्वनाम में बदलकर कि तुम जा रहे हो। इसी प्रकार से क्रिया में परिवर्तन होगा और उसी प्रकार से परिवर्तन होता है हमारा विशेषण में। सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वो आपको पता ही है, मैं, तुम, उसका, इस प्रकार के शब्द हमारे सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के शब्द खेलना, खेलना, कूदना, भागना, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है ना। और हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण का अर्थ होता है कि जो विशेष की विशेषता बताए उसे हम कहेंगे विशेषण, अर्थात कि अच्छा। अच्छा, मान लीजिए एक विशेषण है अच्छा, अब इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, ये एक हुआ उदाहरण। मैं आपको विशेषण का उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि मोहन अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर अच्छा क्या है? विशेषण। अब विशेषण में किस प्रकार से विकार आता है? देखिए, यहाँ पर बदल दिया राधा। अब ये जो अच्छा है ये अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि यह है अब बदल कर राधा के अनुसार प्रयोग होगा। अब यहाँ पर प्रयोग होगा राधा अच्छी लड़की है, समझ गए आप? राधा अच्छी लड़की है, यानी कि जो अच्छा शब्द था उसमें बदलाव आ गया। जैसे ही कर्ता बदला हमने, जैसे हमने कर्ता को बदला, कर्ता को मोहन से हमने जैसे राधा किया, वैसे ही विशेषण भी बदल गया, अच्छा से अच्छी हो गया, यानी इसमें परिवर्तन आ गया। इसलिए हम इन्हें कहेंगे विकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन आ जाए, जिसमें विकृति आ जाए किसी भी बदलाव से विशेषण में या क्रिया में या सर्वनाम में, तो उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। हम इसके बाद बात करेंगे अविकारी शब्दों की। ये कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं? अविकारी शब्दों में भी वही साधारण सी भाषा, विकारी का विलोम। विकारी का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको?
कि ऐसे शब्द जिनमें कर्ता के बदलते ही परिवर्तन आ जाए। ठीक है, ऐसे शब्द कि जिनमें कर्ता के बदलते ही परिवर्तन आ जाए तो उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। कर्ता के बदलते ही जिसमें परिवर्तन ना आए उन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, कैसे, किस प्रकार के शब्दों को हम अविकारी शब्द कहेंगे और किस प्रकार से उनका कर्ता के बदलने के बाद भी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। पीछे आपने क्या देखा, कर्ता जैसे ही बदला, मोहन को जैसे मैंने राधा किया वैसे ही विशेषण बदल गया। मोहन के साथ विशेषण इस्तेमाल हो रहा था अच्छा, अब इस्तेमाल होगा अच्छी। एक और कर्ता बदल कर देख लीजिए, वे अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं। अभी अच्छा था फिर अच्छी हो गया, अब अच्छे हो गए। तो आप देखा किस प्रकार से विशेषण बदल रहा है कर्ता के बदलते ही, अर्थात इसमें विकृति पैदा हो रही है, इसमें विकार आ रहा है। तो इन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द में नहीं कहेंगे। और अविकारी शब्दों के का अर्थ हुआ कि विकारी का विलोम, विकारी के विपरीत, अर्थात कि ऐसे शब्द जिनमें कर्ता के बदलने के बाद भी उन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है। कर्ता आप चाहे मोहन से राधा कर दीजिए, है ना, चाहे उसमें कर्ता में आप कुछ भी कर दीजिए, मोहन, राधा, सुनीता, है ना, कुछ भी आप उसमें कर दीजिए कर्ता में, आपका शब्द में परिवर्तन नहीं आएगा आगे, उन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द। किस प्रकार से नहीं आता है परिवर्तन, देखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण की बात करते हैं, सबसे पहले हम जो क्रिया विशेषण के जो अव्यय होते हैं अर्थात कि उनमें परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम कैसे कहेंगे। अब कौन से शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ, पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको एक एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि किस प्रकार से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, किस प्रकार से उसके उदाहरण बता रहा हूँ। आपको समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। धीरे पढ़ाऊँगा तो हो सकता है आप बोर भी हो जाएँ और आपको नींद आ जाए। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, एक्टिव रहिए और माइंड को कंसंट्रेट करिए। क्रिया विशेषण में मैंने बताया कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। कौन से शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ, है ना, ये सारे जो भी शब्द हैं ये हैं हमारे क्रिया विशेषण। अब इसमें परिवर्तन कैसे नहीं आता है, तो परिवर्तन इसमें ऐसे नहीं आता है कि मान लीजिए आज शब्द है, इसका मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूँ। मोहन, वही वाक्य मैं उठा रहा हूँ जो हमने वाक्य यहाँ आपको उदाहरण दिया था, ताकि आप कनेक्ट करते रहें। मोहन आज आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने इसमें जो करता है इसको बदला, मोहन से हमने राधा कर दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया हमने, तो अब वाक्य कैसे बनेगा कि राधा आज आएगी। हमने कर्ता में एक और बदलाव किया, हमने मोहन से राधा किया था, एक वचन से दो वचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया था, अब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं, वे आज आएंगे। आपको एक बात आसानी से देखने में आ रही होगी कि इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द है इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेस मात्र का इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप चाहे कर्ता को बदलकर कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, तो ऐसे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे है वैसे ही रहेंगे। आप चाहे कर्ता बदल दीजिए। यहाँ क्या हो रहा था पीछे कि कर्ता, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण था, तो जैसे ही हमने कर्ता बदला, मोहन की जगह राधा किया, वैसे अच्छा से अच्छी हो गया। जबकि यहाँ पर तो आज, जो आज था वो आज ही रहेगा, चाहे वो एक वचन हो, चाहे दो वचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, तो इसमें कोई भी विकृति नहीं आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, इसी के अलावा जो आगे और भी मैंने शब्द लिखे हुए हैं, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, तो इन शब्दों को भी आप वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा, आप आसानी से पाएंगे कि इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगली हम बात कर रहे हैं आपसे संबंध बोधक के बारे में। संबंध बोधक, संबंध बोधक का अर्थ होता है कि मैं, से, पर, है ना, इस तरह से ये जो शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आता है आपका, चाहे कर्ता कुछ भी बदल जाए। तो अविकारी शब्द में की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन नहीं आती है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ
सिर्फ ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सब संबंध बोधक होते हैं, बाकी में आप प्रयोग करेंगे तो बड़ी आसानी से बात को समझ जाएंगे। संबंध बोधक शब्दों में आते हैं में, से, है ना, और पर, के ऊपर, ठीक है, या के नीचे, ये सब संबंध बोधक शब्द हैं। अब इसमें परिवर्तन कैसे नहीं आता है, कैसे ये अविकारी शब्द हैं, वो भी आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण यहाँ पर देता हूँ मैं आपको ऊपर करके संबंध बोधक का, ठीक है। एक है जानवर कुत्ता। कुत्ता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप कहेंगे सर पुल्लिंग है, बिल्कुल सही बात है। लिखते हैं कुत्ता के को लेकर एक वाक्य प्रयोग करते हैं कि कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, ठीक है। ये एक मैंने शब्द लिखा। अब ये जो कर्ता जो था, वो कर्ता जो अभी तक पुल्लिंग था, अब इस कर्ता को मान लीजिए मैं स्त्रीलिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्त्रीलिंग कर देता हूँ, बिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पर, बिल्ली स्त्रीलिंग है। अब मैं लिखता हूँ कि यही वाक्य लिखता हूँ कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, ठीक। अब आप देखिए, कर्ता को बदला, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, पर जो संबंध बोधक जो शब्द था के नीचे, इसमें बदलाव आया क्या कोई? जो संबंध बोधक शब्द था के नीचे, क्या इसमें कोई बदलाव आया? चाहे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिए, पर इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये जैसा का वैसा ही बना रहेगा, चाहे आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दीजिए, एक वचन से बहुवचन कर दीजिए। आप कह दीजिए कि वे दोनों मेज के नीचे बैठे हैं, तो आपने एक वचन से बहुवचन कर दिया उसको। उसके बाद भी जो संबंध बोधक जो शब्द था वो अविकारी रहेगा, अर्थात कि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से समुच्चय बोधक और उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक के कुछ शब्द हैं, और परंतु, या, इसलिए, है ना, ये कुछ शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत हैं। इनको भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इनमें विकार नहीं आता है। और जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं वह हैं आह, हाय वह मर गया, है ना, या फिर हाय वे मर गए, या हाय वह मर गई। तो हम चाहे पुल्लिंग में इस्तेमाल करें चाहे स्त्रीलिंग में, हाय शब्द हाय ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से वाह, मान लीजिए वाह है, वाह में मैं कहूँ कि वाह वह कितना अच्छा गाती है, ठीक है, तो वाह तो वही रहा। उसी प्रकार से मैं कहूँ कि वाह वह कितना अच्छा गाता है, तो वाह तो वही रहा, चाहे हम गाता लिखें चाहे गाती है लिखें, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में कि किन कि तद्भव, कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनको हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो एक मेरी तरफ से एक राय है आपको कि अगर आपको नहीं पता हो, पहले तो मैं आपको भी बताता हूँ, तत्सम और तद्भव की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अभी कुछ शब्दों को आपको उदाहरण दूंगा, उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे कि जो शब्द हैं वो एक किस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है, और किस प्रकार के किस शब्दों को तत्सम कहा जाता है, किस प्रकार के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तो उसको आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे अभी। और उसके बाद एक लास्ट में मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रिक रहेगी आपके लिए कि मान लीजिए आप परीक्षा में गए, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे शब्द आप याद नहीं रख सकते हैं, है ना, इतने सारे शब्द हैं कि आप उसको हर शब्द को याद नहीं रख सकते हैं। एक आपको ट्रिक ऐसी मैं दे दूंगा, इसके द्वारा अगर आपको शब्द में अगर उस वो सारे अक्षर मिलें तो आप समझ जाएंगे कि यह शब्द तत्सम का है या तद्भव का है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आप इसको सोच के बैठे हैं, परेशान मत होइए, धीरे सारी चीज़ें आपके लिए आसान करता जाऊँगा। इधर मैं लिख रहा हूँ तत्सम शब्द, और उस प्रकार से किस प्रकार से इनका तद्भव हो गया वह मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में आए हैं और
यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अन्यत्र, अवतार, आश्रय, शमश्रु, है ना, स्वसुर, ये शब्द हैं मान लीजिए कुछ। अब किस प्रकार से हम यह मतलब इन तत्सम शब्द किस प्रकार से तद्भव हो गए और उनको किस प्रकार से लिखा जाने लगा। तो अनर्थ को हम लोग लिखने लगे अनर्थ, क्योंकि हमें जबान पर जोर पड़ता था और हम जबान को आराम देना चाहते हैं, तो हमने जबान को तकलीफ देना सही नहीं समझा और अपनी जबान के हिसाब से शब्द का जो आसान उच्चारण हो सका वो हमने किया। तो अनर्थ का हुआ अनर्थ। अग्रपद, जो अग्रपद है उसको हम लोग बोलने लगे अगुआ, अर्थात जो हमारी अगुवाई करता है वो अग्रपद का अर्थ हुआ अगुआ। अन्यत्र का अर्थ हुआ अनंत, अर्थात कहीं और। अवतार को हम बोलने लगे अवतार, आश्रय को बोलने लगे आसरा, शमश्रु का हो गया मूंछ और ससुर को बोलने लगे ससुर। ठीक है, ये को सब कुछ और शब्द बताता हूँ आपको। तत्सम, और उसके बाद लिखता हूँ तद्भव। ठीक, तत्सम तद्भव। ईच, एक शब्द है ईच। उसके अलावा है शब्द ईश्वर्या, स्वर्णकार, चंद्रिका, चूर्ण, गजेंद्र, है ना, ये शब्द है। ये किस प्रकार से बदल गए तद्भव में। ईश को हम कहने लगे ईक, ईश्वर्या को हम बोलने लगे, ईश्वर्या को हम बोलते हैं ईश्वर्या, यानी कि यह जो शब्द है इसमें आप देखिए किस प्रकार से लिखा है। ईश्वर्या इस पर लिखा है और इसको हम लोग लिखने लगे ऐसे ईर्षा, ईर्षा बोलने लगे इसको। ईश्वर्या को के बजाय हम बोलने लगे ईर्षा, है ना। तो यह तद्भव शब्द है। स्वर्णकार को बोलते हैं सुनार, उसी प्रकार से चर्मकार को चमार, लोहकार को लोहार, चंद्रकार को चांदनी, चूर्ण को चूरन, गजेंद्र को गयंद्र, ना। इस प्रकार से शब्दों में बदलाव आता चला गया। इन दो स्लाइडों में हमने देखा कि तत्सम पहले हमने लिखे, उसके बाद किस प्रकार से उनका तद्भव रूप हो गया, यह हमने इसमें जाना इन दोनों ही स्लाइडों में। अब हम अपनी जो आगे वाली जो व्याख्यान है उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से कुछ शब्द में, अब की बार मैं इधर लिखूंगा तद्भव और इधर लिखूंगा तत्सम। ठीक है, ताकि दोनों ही प्रकार से मतलब परीक्षा में सवाल आते हैं और आपसे मिस ना हो जाए, मतलब हो सके कि हम, अगर आपसे कोई तद्भव दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इसका तत्सम बताइए और आपको तत्सम दे दिया जाए और कहा जाए इसका तद्भव बताइए, तो आप दोनों ही तरह से मतलब प्रश्न को हल कर सकें। इसलिए मैं अब की बार अब यहाँ से आपको बताऊंगा कुछ उदाहरण। पहले तद्भव दूंगा आपको, उसके बाद लिखूंगा उसका तत्सम रूप। लाज, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है। लाज, जजमान, जमुना, ना, मच्छर, मिठाई, महंगा, सुहाग, है ना। अब ये तद्भव रूप हैं, अर्थात कि बिगड़े हुए रूप हैं जो हमने अपने उच्चारण के द्वारा इनका उच्चारण का तरीका बदल लिया। इनका तत्सम रूप क्या होगा। लाज का अर्थ है लज्जा, जजमान का अर्थ है यजमान, जमुना का अर्थ है यमुना। ये इसके सही रूप हैं। तत्सम का अर्थ होता है कि सही रूप, शुद्ध रूप इनके। और ये जो मच्छर है इसका होता है हमारा मशक, मिठाई का होता है मिष्टान। मैं यहाँ पर इसको शुद्ध लिख दूँ और आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि कई जगह आप इसको गलत लिखते हैं और गलत पढ़ते भी होंगे। ये इसका सही रूप, शुद्ध रूप है। आपने इसको कई जगह लिखा देखा होगा मिष्ठान,
तो मिष्ठान ये रूप गलत है, क्योंकि जब उसको आप अलग करेंगे मिष्टान को, तो मिष्ट प्लस अन्न, अर्थात ऐसा अन्न जो मीठा है उससे हम कहेंगे मिष्टान, मिष्टान, न कि मिष्ठान। ठीक है, तो यह गलत है, जबकि यह सही रूप है मिठाई का। मिठाई का सही तत्व यही है। महंगा, महंगा का तत्व महार्घ, और सुहाग का अर्थ होता है, तत्सम रूप इसका होता है सौभाग्य, इसका शुद्ध रूप है सौभाग्य से बिगड़ कर हो गया सुहाग। ठीक है, कुछ और उदाहरण एकदम क्लियर हो जाएगा आपको अभी। थल, तद्भव रूप हैं ये सारे। छ, हिरण, हल्दी, अदरक, सुई, और क्या, सेठ। ठीक है, तो ये कुछ तद्भव शब्द हैं, इनका क्या तत्सम होगा। थल का तद्भव होता है स्थल, छ का तद्भव होता है षष्ठ, संस्कृत का शब्द है। हिरण का तद्भव होता है हिरण, कहाँ से बदलाव हुआ हिरण का, हिरण से, अंग्रेजी भाषा की वजह से। हिरण को हम जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे HIRAN, इसलिए हम उसको पढ़ने लगे हिरण। जैसे कि मान लीजिए शब्द है रेणु, हिंदी में शब्द है रेणु। ठीक है, पर जब हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखते हैं रेणु, RENU, और अंग्रेजी का शब्द पढ़ने के कारण इस शब्द में बदलाव आया और हम रेणु को रेणु पढ़ने लगे, जबकि जो सही रूप है वो रेणु होता है। ठीक है ना, इस बात से ध्यान रखिएगा। हल्दी का होता है हरिद्रा, अदरक का अदरक। ये शब्द आए हुए हैं परीक्षाओं में, इसलिए आपके लिए इनको याद रखना काफ़ी आवश्यक है। सुई का सूची, और श्रेष्ठ और सेठ का होता है हमारा श्रेष्ठिन। सेठ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठिन। ठीक है, सॉरी का नहीं है यहाँ पर, ना है। सेठ का अर्थ होता है श्रेष्ठिन। ये कुछ आपको मैंने इसके उदाहरण देकर बता दिए कि किस प्रकार के तत्सम शब्द तद्भव में परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से तद्भव शब्दों का जो सही रूप होता है तत्सम, उनकी हम पहचान कर सकें, उनको शुद्ध रूप से लिख सकें। ठीक है, ये तो बात हुई कुछ उदाहरणों की, और आपको बहुत सारे उदाहरण किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। आप उनमें बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे कि किस प्रकार से बदलते हैं शब्द। लंबी प्रक्रिया होती है, एक रात में नहीं बदलते हैं शब्द, है ना। तो अब बात आती है ट्रिक की, जो ट्रिक की मैंने आपसे बात की थी। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो उसके बाद भी आप उसको हल कर सकें। जब भी आपसे के सामने कोई शब्द आ जाए, मान लीजिए आप परीक्षा देने गए और कोई शब्द ऐसा है आपको पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये 95% आपका अप्लाई होगी। जब भी आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो 95% ऐसे चांस हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका आप सही उत्तर दे सकेंगे। गलती आपसे होने की संभावना कम है। इतना बड़ा शब्दकोश है, इसलिए मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लाखों शब्द हैं, पर ये कह सकता हूँ कि 95 से 98% आपकी ये ट्रिक काम करेगी, अगर आप इन अक्षरों को बस केवल ध्यान रखेंगे। ये कुछ ऐसे अक्षर हैं, अगर आपने इनको ध्यान रख लिया, इनको समझ लिया, तो आपसे बहुत कम गलती होगी। साधारण सी है। कुछ शब्दों में अपवाद भी हैं जो कि सभी में होते हैं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं, परंतु मैं जो बात कर रहा हूँ एक बड़ी संख्या की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आपको किसी शब्द में बा मिले, ये जो बा जिसको हम लोग पेट फटा वाला बा बोलते हैं या बकरी वाला बा बोलते हैं ना, तो जब भी बा मिले किसी भी अक्षर में तो 95% चांस है कि वो जो बा है वो तद्भव में वो तद्भव होगा। कुछ अपवाद नहीं है इसके। वैसे ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा तो तत्सम का शब्द है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहाँ पर ये अपवाद भी हो सकता है, पर 95% में ऐसा चांस है कि ये जो बा अक्षर है जो पता हो आपको, वहाँ पर आप वही लगाइए जो आपने पढ़ा है। अगर कोई शब्द ऐसा जो नहीं पढ़ा हुआ है, मैं तब के लिए आपको बता रहा हूँ, तो बस जहाँ भी इस्तेमाल हो अक्षर तो वहाँ पर वो तद्भव होगा। या जो छा, कि छाता वाला छा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये अगर शब्द में इस्तेमाल हो तो ये वहाँ पर होगा हमारा
तद्भव शब्द, न कि तत्सम। तद्भव अर्थात कि बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप वह होगा हमारा तद्भव। उसी प्रकार से सा, तो यह सा है, दंतव्य सा इसको हम बोलते हैं। यह सा जब भी आए तो आप समझ जाइए कि यह तद्भव है शब्द, न कि तत्सम है, ठीक है। तो यह कुछ तीन। उसी प्रकार से एक चंद्र बिंदु और आता है, एक और आता है चंद्र बिंदु। ये जब भी कहीं उपयोग हो शब्द में तो आप समझ लीजिए कि वो सब तद्भव का ही होगा, कि शब्द ये चंद्र बिंदु तत्सम में है ही नहीं। तत्सम में ये सब, ये स्वर ही नहीं है, अक्षर है ही नहीं है, ये चिन्ह ही नहीं है तत्सम में। तो अर्थात कि यही चिन्ह अगर किसी शब्द में आपको दिखे तो आप एकदम से समझ जाइए कि तद्भव का शब्द है, ना कि तत्सम का शब्द है, ठीक है। शब्दों पर ध्यान रखना है कि कहाँ मैं तद्भव बता रहा हूँ, कहाँ तत्सम बता रहा हूँ। मेरे बोलने के साथ साथ आप स्लाइड पर ध्यान रखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि किन अक्षरों को मैंने तद्भव के अंदर बताया था और किन अक्षरों को मैंने तत्सम के अंदर बताया था। इनको आप लिख लीजिएगा एक बार और इसको रिपीट कीजिएगा तो आप आसानी से इसको याद कर सकेंगे और अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर कर पाएंगे। वाह। अब हम बात करेंगे तत्सम शब्दों की। ऐसे अक्षर अगर आपको मिले जो अक्षर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ तो वह सब तत्सम का होगा। 95%, 95% वो सब तत्सम का होगा। युवा, क्षत्रिय वाला छा, ये क्षत्रिय से तो बदला है, क्षत्रिय से खत्री हो गया, क्षेत्र से खेत हो गया, ये बदल जाता है खा में, ठीक है। और ये बदल जाता है बा में, तद्भव के अंतर्गत। वाह बदल जाएगा बा में और छा बदल जाएगा खा में, तद्भव के अंतर्गत। तो जो शुद्ध है वो वाह और छा है, न कि बा और छा खा। शा, शा, ये दोनों ही तत्सम के हैं, ये दोनों ही मिले तो आप समझिएगा तत्सम। और ये बदल जाता है सा में, ठीक है, सा में ये बदल जाता है, इसलिए सा का इस्तेमाल तो होगा वो तद्भव। त्रा बदल जाता है आपका ता में, ड़ा बदल जाता है ना में, ज्ञा बदल जाता है ज्या में, सरा बदल जाता है आपका, ज्ञा देखते गा में बदल जाता है, सरा बदल जाता है आपका शाह में, सरा जो बदल जाएगा आपका इस तरह से बदल जाता है, या कहीं कहीं इस तरह से बदल जाएगा, है ना। और री बदल जाता है आपका री में, इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे ऋषभ, ऋषभ में क्या इस्तेमाल है, ये री इस्तेमाल है, तो यह हुआ हमारा तत्सम, ठीक है। अब इसको बदल दिया, मान लीजिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया ऋषभ, पढ़ने में तो यही आएगा उच्चारण में ऋषभ ही, पर लिखने में यह हो जाएगा गलत, ये हमारा होगा तद्भव, ठीक है। तो यह ऋषभ होगा हमारा तत्सम का और ये ऋषभ होगा हमारा तद्भव का, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रमुख अक्षर हैं इनको आप दिमाग में रखिए। सा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, त्रा, णा, ज्ञा, सरा, री, शा और वाह। यह जब भी आपको अक्षर मिले तो वह शब्द होंगे तत्सम के। और जब भी बा, छा या सा आपको मिले तो वह शब्द होगा तद्भव का, ठीक है। तो ये मतलब हमारी तरफ से आज आपके लिए प्रस्तुति थी कि जो शब्द भेद है, जो एक अध्याय का नाम था, इसके अंतर्गत हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्दों के बारे में पढ़ा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या तो हैं उनके बारे में जाना। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी के बारे में भी हमने अध्ययन किया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं इनका अध्ययन किया, किस प्रकार से इसमें विकार आता है। विकार के साथ साथ अविकारी को भी हमने जाना कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें विकृति नहीं आती है, बदलते नहीं है उस कर्ता के बदलने पर भी। और उसके बाद हमने कुछ तत्सम और तद्भव के उदाहरण देखे कि किस प्रकार तत्सम शब्द तद्भव में बदल जाते हैं। जहाँ पर मैंने पहले तत्सम लिखे उसके बाद तद्भव लिखे 2 स्लाइड्स में, उसके बाद अगले 2 स्लाइडों में पहले तद्भव लिखे उसके बाद तत्सम लिखे ताकि आप बातों को समझ सकें। और उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई आखिरी में, कुछ अक्षर ऐसे पहचान के लिए उनको देखकर आप पहचान जाएँ कि सब तत्सम के तद्भव, ठीक है। तो इन सभी के साथ आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद। उसके साथ मैं समाप्ति सूचक चिन्ह लगाते हुए आप सभी से विदा चाहता हूँ। और स्टडी आई में आप सभी ने इतना समय दिया, आपने मुझे इतने बेहतर तरीके से सुना, इस अध्याय को इतने बेहतर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार की इस अध्याय से संबंधित परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे संपर्क कीजिए। मेरी ईमेल आईडी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, फिर से दे रहा हूँ
लिखने में ठीक से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, अभी यहाँ पर पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पर आप सुन लीजिए। अभिषेक गौतम 801@gmail.com। स्पेल कर देता हूँ एक बार, ABHISHEKGAUTAN 801@gmail.com। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।